हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देन द राइज ऑफ नेपोलियन। और हमने ये देखा था कि किस तरीके से नेपोलियन ने पूरे यूरोप कोलिशन के अगेंस्ट फाइट किया और बहुत सारे बैटल जीते। बट फाइनली एट द एंड ऑफ द इन द बैटल ऑफ वाटरलू ही वाज डिफीटेड बाय द रशियन, ऑस्ट्रियन एंड द ब्रिटेन आर्मी। ठीक है। एंड उस तरीके से उनको सेंट हेलिना एग्जाइल कर दिया गया था। ठीक है। जब नेपोलियन को सेंट हेलिना एग्जाइल किया गया था, उसके बाद ये डिसाइड किया गया था, जो भी मेजर पावर थी यूरोपियन कोलिशन जो थी, उनमें ये डिसाइड किया गया था कि हमें इस तरीके की चीजें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हुई है और जो राइज ऑफ नेपोलियन की वजह से हुई है, ऐसा नहीं दोबारा कभी भी होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो यूरोप का जो पीस ऑर्डर है और जो वहां पे इक्वेशन है, पावर इक्वेशन, वो काफी डिस्टर्ब हो जाएगी और इससे फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल दोनों तरीके का नुकसान पहुंचेगा। तो डिसाइड किया गया कि ठीक है, चलो सीरीज ऑफ निगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। 1814-15 के अंदर ये शुरू किया गया था। और इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले किया था जो ऑस्ट्रिया के मिनिस्टर थे, मटर्निक ने। मटर्निक का एक मेजर रोल था जो कि प्ले किया गया था कि इनको इनको हम ऑस्ट्रियन के ये मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे उनको इसलिए लाया गया था बिकॉज ही वॉज अपोज ऑफ डेमोक्रेसी। ही बिलीव दैट कि फ्रेंच रिवोल्यूशन था, ठीक है, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की, फाइन। बट राजा को ही मार देना, किंग, आपने देखा होगा जब मैंने डिस्कस किया था कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में दे एग्जीक्यूटेड रिवोल्यूशनरीज एग्जीक्यूटेड किंग एंड क्वीन। लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो अगर राजा को मार देना, ये सबसे बड़ा क्राइम था रिवोल्यूशन का। और उसके बाद जब नेपोलियन आया तो उन्होंने किस तरीके से रिफॉर्म्स किए, लाइक कॉन्टिनेंटल रिफॉर्म। उसके बाद नेपोलियन सपोर्टेड दिस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपॉइंटमेंट किया, अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो ये जो सिस्टम था जहां पे पीपल सेंट्रिक बातें हो रही थी, मेड मेल अडल्ट सफरेज की बातें हो रही थी, वो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी। और इस एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से जो पूरा यूरोप है, उसका जो पीस है वो पूरा बिगड़ गया है। जहां पे किंग वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी, जहां पे कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, किसी प्रकार का कोई लोगों का चॉइस नहीं है, ओपिनियन नहीं है। वहां पे नेपोलियन जैसा एक मिलिट्री सोल्जर आता है और पूरा यूरोप को डिस्टर्ब करके चला जाता है। तो इट शुड नॉट हैपन। क्योंकि नेपोलियन ने नियर बाय रीजन्स, या ब्रिटेन हो गया, स्पेन के साथ भी लड़ लिया उन्होंने, ऑस्ट्रिया के साथ तो लड़ाई है, प्रूशिया के साथ, देन बेल्जियम पे अटैक किया, पोर्टुगल के साथ काफी सारे बैटल्स फाइट किए हैं। जिसकी वजह से वहां के जो मोनार्क हैं उनको इनसिक्योरिटी हो रही है। क्योंकि फ्रांस जो है, उन्होंने फ्रांस के रिवोल्यूशन ने, फ्रेंच रिवोल्यूशन ने एक यूरोपियन नेशंस को, जो नियर बाय रीजन है वहां के आसपास की कंट्री के लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायर किया है। नेशन एज अ कॉन्सेप्ट हैज बीन एमर्ज इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो यहाँ इसकी वजह से लोग जो है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन को एक तरीके से एक आइडियल इवेंट मानते हैं, नेपोलियन को अपना हीरो मानते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया, जो भी ये किंग्स वगैरह थे यूरोपियन कोलिशन के, उन्होंने डिसाइड किया कि वी हैव टू टेक एन एक्शन एंड डेमोक्रेसी को तो हमें नहीं इस तरीके से सपोर्ट करना है। उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमें डिटरमाइन करना है कि यूरोप का फेट क्या होगा। क्योंकि लोग अब डिमांड करने लगे हैं धीरे धीरे डेमोक्रेसी, लेकिन हमें अपना जो मोनार्क वाला ऑर्डर है उसको भी नहीं छोड़ना है, सो दैट इन द फ्यूचर नोबडी शुड अराइज लाइक अ नेपोलियन। एंड टू सेटल डाउन द पावर इक्वेशन, एग्जैक्टली हमें सोचना है कि हमारी जो पावर इक्वेशन है वो क्या रहेगी। ठीक है। 5 कंट्री थे डिसीजन मेकर, बट ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया होगा, प्रशा होगा, देन ब्रिटेन हो गई, रशिया भी इन्वॉल्व था, डिस्टर्ब हुआ था बिकॉज ऑफ नेपोलियन। एंड ऑफ कोर्स फ्रांस के साथ निगोशिएशन होगा तो फ्रांस तो ऑब्वियसली होगा। और ये तब स्टार्ट हुआ था जब नेपोलियन एल्बा में था। ठीक है, ये तब डिसाइड किया गया था कि इस तरीके का कुछ करेंगे। लेकिन आपको मैंने बताया था कि धीरे धीरे बाद में जब नेपोलियन आ गया था थोड़े सालों के बाद, अमेरिकन शिप में बैठ के, जब उसने बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा फिर फाइनली, और फिर उनको जब सेंट हेलिना भेज दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे फिर से मीटिंग हुई और डिसाइड किया गया कि हमें गोल्स क्या रखने हैं वियना कांग्रेस के। तो ये 3 गोल जो थे वो मेटरनिक ने डिसाइड किए थे कि वियना कांग्रेस से क्या रोल होगा। फर्स्ट तो होगा टू चेक द पावर ऑफ फ्रांस, कि एग्जैक्टली नेपोलियन की एब्सेंस में फ्रांस में अब क्या होगा। वहां के लोगों नेपोलियन को हीरो मानते हैं। नेपोलियन वॉज रिगार्डेड एज अ चाइल्ड ऑफ द रिवोल्यूशन, ही वॉज कंसिडर्ड एज अ हीरो।
जब वो सेकेंड टाइम नेपोलियन जब सेकेंड टाइम आई मीन जब एल्बा से वापस आ रहे थे, फ्रांस के लोग उन्हें एक काफी वार्म वेलकम दे रहे थे, एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे थे कि ओ वो हमारा मसीहा आ गया जो हमें लुई 18 से बचाएगा, लाइक दैट। तो अब नेपोलियन के जाने के बाद फ्रांस का क्या होगा, फ्रांस की क्या पावर है, ये हमें देखने की जरूरत है। देन टू एस्टैब्लिश बैलेंस ऑफ पावर बाय प्लेसिंग फ्यू पावरफुल स्टेट सराउंडिंग फ्रांस। अब मेनली फ्रांस के अगेंस्ट ही था ये पूरा नेगोशिएशन, सभी पावर एक तरफ वर्सेस फ्रांस था। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया कि हमें ये देखना है कि जो फ्रांस के सराउंडिंग है, हमें ऐसे पावरफुल स्टेट्स रखने हैं जिससे फ्रांस जो है वो कभी राइज ही ना कर पाए, जैसे वो नेपोलियन के टाइम पे किया है राइज। ठीक है, एंड द थर्ड इज टू रिस्टोर द पावर ऑफ रॉयल फैमिलीज हु वर इन देयर बिफोर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन। जो रॉयल फैमिलीज जो रूल्स चलती थी, लाइक मोनार्क का जो रूल चलता था, एरिस्टोक्रेटिक रूल जो चलता था, हमें उनको वापस से रिस्टोर करना है, क्योंकि नेपोलियन ने उन सभी को हटा दिया था। नेपोलियन ने तो मेरिट बेस्ड सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, नेपोलियनिक कोड भी जिसे कहा जाता है। तो हमें इस सिस्टम को हटा के वापस से पुराना वाला सिस्टम को रिवाइव करना है, ताकि फ्यूचर में कभी भी रिवोल्यूशन जैसी चीज ना हो और नेपोलियन जैसा सोल्जर या राजा ना पैदा हो। नाउ अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ओवर द टेरिटरीज ऑफ पोलैंड एंड सेक्सनी। नाउ अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सेक्सनी किंगडम है। मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाते वक्त ये बताया था कि नेपोलियन ने जो यहाँ पे आसपास की छोटी छोटी जो फ्यूडल स्टेट्स थे, उनको एक राइन कॉन्फेडरेंसी के अंदर इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्रशा है, ऑस्ट्रिया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका फ्रांस है, यहाँ पे आपको पता है ये ब्रिटेन है, दिस इज अ स्पेन एंड दिस इज अ पोर्टुगल। तो यहाँ के कुछ स्टेट्स जो थे उनको राइन कॉन्फेडरेंसी बोला जाता है, राइन कॉन्फेडरेशन बोला जाता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये यहाँ पे प्रशा है, ये किंगडम ऑफ सेक्सनी है। ठीक है, ये सेक्सनी हो गया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा पोलैंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया था कि सेक्सनी और पोलैंड, क्योंकि यहाँ पे ये बात हुई है ना कि टू एस्टैब्लिश द पावर, एस्टैब्लिश द बैलेंस ऑफ पावर बाय प्लेसिंग ऑफ फ्यू पावरफुल स्टेट्स सराउंडिंग द फ्रांस, ये बात हुई है। आई थिंक इस मैप में ना प्रॉपरली दिखाया नहीं गया है किंगडम्स को, बट नेवर माइंड, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये है फ्रांस, ये है प्रशिया, ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है, और यहाँ पे है आपका किंगडम, ये जो छोटी छोटी राइम कॉन्फेडरेंसी है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये और यहाँ पे है पोलैंड आपका, और यहाँ पे है रशिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिसाइड किया गया था, ये डिसाइड किया गया था कि आपको ये जो टेरिटरी है सेक्सनी आइलैंड और पोलैंड, इनका क्या किया जाए, इनको इनकी टेरिटरी पे विवाद हो गया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया बोलता था कि ये टेरिटरी जो है वो हम रखेंगे, फ्रांस बोलता था नहीं हम भी रखेंगे, बट प्रशा बोलता था कि हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है और यहाँ की जो लैंग्वेज है, राइम कॉन्फिडेंसी जिसको बोला जाता है, जो बाद में जर्मन यूनिफिकेशन में हम पढ़ेंगे, वो जर्मनी बन गया है जो बाद में। तो ये जो है, ये इनका कल्चर जो है वो सिमिलर टू प्रशा है। ठीक है, इनका कल्चर जो है सिमिलर टू प्रशा है, तो प्रशा चाहता था कि ये सारे किंगडम्स जो है वो प्रशा में मिल जाए, बट ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये नहीं चाहते थे। ठीक है, एंड रशिया, ये पोलैंड जो था, ये लोग ये चाहते थे कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये चाहते थे कि पोलैंड जो है वो प्रशा के अंदर आ जाए, बट पोलैंड नहीं चाहता था, बिकॉज यहाँ का कल्चर जो है वो जर्मन से मैच नहीं करता है, रशिया से मैच करता है थोड़ा बहुत। तो प्रशा और रशिया यहाँ पे निगोशिएट कर लिया, रशिया एंड प्रशिया, यहाँ पे उन्होंने निगोशिएट किया कि प्रशा सेड कि रशिया ओके, यू टेक पोलैंड एंड आई विल टेक सेक्सनी किंगडम, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो सेक्सनी किंगडम से है, और आप पोलैंड जो है वो आपका नियर बाय रीजन है, सिमिलरली थोड़ा बहुत कल्चर मैच करता है। तो यहाँ पे जो वियना कांग्रेस अगेंस्ट फ्रांस हो रही थी, अब वो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस वर्सेस प्रशा एंड रशिया हो गई, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू किंगडम्स। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रशा और रशिया ने निगोशिएट किया कि रशिया विल टेक पोलैंड एंड द सेक्सनी विल बी टेकन बाय प्रशा। रशिया और प्रशा ने निगोशिएट किया अगेंस्ट द फ्रांस, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया। यहां तक समझ आया?
सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि इट रीच टू द ब्लिंक ऑफ वॉर तक होने का चांसेस थे कि आर्मी वार्मी एक दूसरे को मारने के लिए पहुंच गए, इस तरह की चीजें हुई। बट सिंस ये जो वियना कांग्रेस है इसको पीस कांग्रेस बोला जाता है, क्योंकि इनको सिर्फ फ्रांस का जो किया हुआ था, नेपोलियन ने जो किया था उसको सही करना था। इनको दूसरी नियर बाय रीजन के साथ, यूरोपियन कोलिशन की बाकी कंट्रीज के साथ वॉर नहीं करना था। सो इन द एंड विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन और प्रॉपर एक निगोशिएशन पहुंचा, जिसमें प्रशा ने अग्री किया कि ठीक है, हम हाफ सैक्सनी किंगडम ले लेंगे, और जो हाफ है वो जर्मन कॉन्फेडरेशन में कन्वर्ट हो गया, जिसका ऑस्ट्रिया के साथ भी रिलेशन होगा और प्रशा के साथ भी रिलेशन होगा। ठीक है, सो दिस लेट मी शो यू इन अ प्रॉपर वे। ये फ्रांस, ये प्रशा, ये ऑस्ट्रिया। ठीक है, यहाँ पे आपका किंगडम आ जाएगा सेक्सनी किंगडम, जो ये है। तो बोला ठीक है, कुछ जो एरिया है, यहाँ वाला एरिया जो जर्मन कॉन्फेडरेसी है, ये मिल जाएगा आपको प्रशा को, और रिमेनिंग जो है दैट विल बी दैट विल बी रिमेन विद ऑस्ट्रिया। ठीक है, थोड़ा सा जर्मन ऑस्ट्रिया के पास चला गया, और जो कुछ किंगडम है इसका वो आपका प्रशा के पास चला गया। तो एवरीवन अग्रीड विद दिस पॉइंट। तो फाइनली इस नेगोशिएशन के बाद किसी भी प्रकार का कोई वॉर नहीं हुआ, एंड दीज थ्री कंट्रीज अग्रीड टू दैट। नाउ अब हम देखते हैं कि रिजल्ट एक्चुअल में क्या निकला, आउटकम क्या निकला। ये चीज तो 100% हो गई थी। बाद में हम इस चीज को जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे कि हाउ प्रशा ने किस तरीके से ब्यूटीफुली टैक्टिक्स के थ्रू इस जर्मन कॉन्फेडरेसी को अपने साथ मिला लिया, जो कि ऑस्ट्रिया के पास थी। दैट वी विल डिस्कस इन द जर्मन यूनिफिकेशन। नाउ अब जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है, नियर बाय रीजन के अंदर जो भी छोटे छोटे रीजन थे उनको एक बड़े किंगडम में मिलाना है, तभी तो सेक्सनी और पोलैंड की लड़ाई हुई थी, और पोलैंड रशिया को दे दिया गया था। ठीक है, कि ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत रूल कर लो। तो ऑस्ट्रिया डच रिपब्लिक, जिसको हॉलैंड कहते थे, उनको यूनाइटेड कर दिया और एक किंगडम ऑफ नेदरलैंड बना दिया गया। बेल्जियम जो कि एक छोटा सा था, आपको पता होगा, मैंने आपको जब नेपोलियन पढ़ाया था तब मैंने भी कहा था कि बेल्जियम एक छोटी सी जगह है जहाँ पे नेपोलियन कभी भी अटैक कर देते थे। जब नेपोलियन वापस एल्बा से आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अटैक ही बेल्जियम पे किया था, डराने के लिए। ठीक है, तो उस बेल्जियम को, छोटे से पार्ट को हॉलैंड के अंदर मिला दिया गया, डच किंग के अंदर। ठीक है, जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया, जिसमें से 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स को मिला के, एंड दैट वुड बी डोमिनेटेड बाय द ऑस्ट्रिया, एज वी हैव डिस्कस। स्विट्जरलैंड को एक फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दी गई थी, क्योंकि ये तो वैसे भी न्यूट्रल थी, इनका कोई रोल कहीं था ही नहीं। ठीक है, नाउ अब हम इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो ये रिजल्ट देखा आपने कि छोटे छोटे किंगडम्स को आपस में मिला दिया गया, जस्ट टू मेंटेन द पावरफुल स्टेट बैलेंस ऑफ पावर, एंड द रीस्टोर करना था इनको रॉयल फैमिलीज को। तो इन्होंने ये सब भी किया। नेपोलियन की डेथ के बाद उन्होंने वहां पे लुई 18 को बैठा दिया था वापस से थ्रोन पे। नाउ पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें, तो ऑल दो ये एक बहुत बड़ी ट्रीटी थी, जो ये कांग्रेस थी, इसके अंदर ये कोशिश की गई थी कि हम किसी भी जो कंट्री के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगेंस्ट ये कांग्रेस है, उसको हम कभी भी ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा ह्यूमिलिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी फ्रांस को एक्स्ट्रा ह्यूमिलेट नहीं किया। यूरोपियन सारी कंट्रीज ने ये बोला कि जो फ्रांस ने किया वो फ्रांस के लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, वो नेपोलियन की प्रॉब्लम थी। नेपोलियन ने फाइट किए, नेपोलियन ने बैटल लड़े हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई यूरोप की वो अगेंस्ट था, यूरोप नेपोलियन के अगेंस्ट थी, नॉट अगेंस्ट द फ्रांस। फ्रांस के पीपल अच्छे हैं। इस कांग्रेस के बाद यही रिजल्ट निकल के सामने आया कि फ्रांस के लोग अच्छे थे, नेपोलियनिक वॉर जो था वो खराब था। ठीक है, तो फ्रांस वॉज डिफीटेड इन द नेपोलियनिक वॉर, बट इट वॉज नॉट सीवियरली डैमेज। जो फ्रांस की टेरिटरीज जो फ्रांस ने कैप्चर की गई थी वो उनको ले ली गई थी, लेकिन फ्रांस के जो फ्रंटियर्स थे, आसपास के फ्रंटियर्स, वो रिस्टोर कर दिए थे, जो कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको दिए गए थे। ठीक है, उनको ये भी बोला गया था कि ठीक है, आप अपनी जो ओवरसीज टेरिटरीज है, यानी कि जो फ्रांस ने कॉलोनीज बना रखी थी बाहर, यूरोप के बाहर, वो सब आप अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रांस को एक्स्ट्रा ह्यूमिलेट नहीं किया गया था। लेकिन इसके विपरीत हम देखेंगे कि जब आपका वर्ल्ड वॉर 1 आएगा, तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मन को काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ह्यूमिलेट किया गया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ा गया, दैट वी विल डिस्कस। बट दैट वाज नॉट द केस इन दिस वियना कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर से इस तरीके से मेंटेन किया गया कि कोई भी दूसरी कंट्री को थ्रेट ना हो, जैसे कि इन्होंने पोलैंड का एरिया सही कर दिया, सेक्सनी किंगडम को आपस में मिला लिया अकॉर्डिंग टू देम, डच बना लिया, एक नेदरलैंड बना दिया, लाइक दैट। वियना कांग्रेस वाज अ विक्ट्री फॉर कंजर्वेटिज्म, क्योंकि रॉयल फैमिलीज वापस से रिस्टोर कर दी गई थी।
लुई 18 जो है वो पावर में आ गए थे फ्रांस के अंदर। स्पेन और सिसिली के अंदर भी ओल्ड डायनासिटी को रिस्टोर कर दिया गया था। और फ्रांस को किसी भी प्रकार से कोई गिल्टी नहीं दिया गया था, बट ये बोला गया था कि नेपोलियन के टाइम पे जो चीजें थी वो खराब थी, फ्रांस के पीपल आर वेरी गुड। ये इसके पॉजिटिव्स थे। एंड में आज तक कभी तो जनरली इस पे क्वेश्चन आया नहीं है यूपीएससी ऑप्शन में भी, बट अगर होगा तो आई विल डिस्कस इन द पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। बट एंड में अगर आपको कभी मेंशन करना हो तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि द प्रोफेसर फाइव मेंशन दैट स्टैंडिंग ऑन द बाउंड्री लाइन बिटवीन द टू एजेस द लेजिस्लेशन ऑफ वियना फॉर्म द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री, ठीक है। बिकॉज अगर आप ये देखो फ्रांस के टाइम पे क्या हुआ था जब नेपोलियन था, और उसके बाद इन लोगों ने किस तरीके से उसको वापस से रीस्टोर किया है, चीजों को एरियाज आपस में डिवाइड कर दिया है। दैट इज वर्थ वॉचिंग आउटकम ऑफ दिस वियना कांग्रेस। सो काफी शॉर्ट टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया हो। इफ यू हैव एनी पॉइंट्स टू एड ऑन दिस यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच।